चलिए दोस्तों, अगले क्लास में 13 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। अब 14 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले जान लीजिए, किसी टेक्निकल वजह से हम क्लास नहीं ले पाए, तो इसके लिए क्षमा मांगते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। वैसे ही 2 दिन 3 दिन क्लास नहीं हो पाया। चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, नेट इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पाया। चलिए शुरुआत करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुरू करने से पहले जान लीजिए, ये आप लोग का पहला चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन चैप्टर है, आधुनिक भारत, उसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 13 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। उससे आइए हम लोग देखने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, निम्न में से कौन नीला जल योजना संबंधित है? नीला जल योजना मतलब ब्लू वाटर नीति, मतलब किससे संबंधित है? सुन लीजिए। भारत में जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, तो व्यापार करने के दौरान उसने अपनी एक पद लाया था, गवर्नर का पद, यानी भारत में कंपनी को चलाने के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया था। और भारत का पुर्तगाली गवर्नर बनने वाला प्रथम शासक अल्मीरा था। तो अल्मीरा के ही समय अल्मीरा ने ब्लू वाटर नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? समुद्र में ही व्यापारिक संबंध स्थापित करना एक नीति लाया गया था, यानी फ्रांसीसी द अल्मीरा के द्वारा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रांसीसी द अल्मीरा, तो याद रखिएगा। और सुन लीजिए, फ्रांसीसी द अल्मीरा, आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 में, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। देखिए, मध्यकाल के दौरान भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश था पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा भारत 17 मई, वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 ईस्वी को आए थे। तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आए थे। और वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा कुल मिलाकर भारत 3 बार आया। एक बार 1498, दूसरी बार 1502 और तीसरी बार 1524 ईस्वी में, यानी कुल मिलाकर 3 बार वास्को डी गामा भारत आया। जिसमें से पूछा जा रहा है हमसे कि वास्को डी गामा भारत कब आया। यह नहीं यहाँ चर्चा है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। सिर्फ अगर पूछा जाएगा भारत में वास्को डी गामा भारत कब आया, सीधा आंसर मारेंगे 1498। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना? मतलब कहने का मतलब हुआ कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना या पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मीरा। अभी तुरंत हम बताएं, अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? बात किया जाए, जब वास्को डी गामा भारत आए और भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरे, और कालीकट बंदरगाह की बात करें, वहाँ के राजा जैमोरिन थे और जैमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैमोरिन, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मिलान कीजिए। किसका मिलान किससे है? कौन देश का मिलान किससे? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें, ये स्पेन के यात्री थे। कैप्टन कुक की बात करें तो कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के रहने वाले। तस्मान की बात करें, तस्मान हॉलैंड के रहने वाले थे। इस प्रकार ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी बी आंसर। मेरा क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। पूछेगा भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज किया गया। अगला है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक की बात करें तो कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप और प्रशांत महासागर
ये दोनों का खोज का श्रेय कैप्टन कुक को जाता। अगला है तस्मान। तस्मान की बात करें, तस्मान ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान के द्वारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई, यानी न्यूजीलैंड की खोज तस्मान के द्वारा 1942 ईस्वी में, जबकि ऑस्ट्रेलिया की खोज 1944 में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, इसका सही आंसर है बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ध्यान दीजिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए थे अल्मीरा। अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर 1505 ईस्वी में बन के आए थे और 1509 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता और इसका भारत में समाप्त हो जाता है इसका कार्यकाल। और उसका अगला गवर्नर बनकर आता अल्बुकर। अल्बुकर 1509 ईस्वी में भारत का दूसरा गवर्नर बनकर आता और इसने क्या किया, हमारे गोवा के क्षेत्र को वहाँ के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा के क्षेत्र को छीन लेते और गोवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, जिस कारण भारत में यूरोपीय साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अल्बुकर। क्यों माना जाता, इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा के क्षेत्र को छीन लिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया और 1510 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक उस गोवा के क्षेत्र पर पुर्तगालियों का अधीन रहा, यानी पुर्तगालियों का उस पर अधिकार रहा। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर। अल्बुकर को भारत में वास्तविक शक्ति का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता पुर्तगाल ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अभी तुरंत बताएं, पुर्तगाल ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं किया, बल्कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर के शासनकाल में गोवा पर कब्जा किया गया था। हमसे पूछा जाता सही नहीं है, गलत कौन है, गलत तो मेरा ए नंबर हो गया। गलत मेरा क्यों हो गया ए, यहाँ पर 1499 नहीं बल्कि 1510 होता तो मेरा सही होता। हमको गलत चुना था, गलत हो गया ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी सब सही है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 22 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, कहता पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। जबकि जब भारत में पुर्तगालियों का शासन था, उस समय भारत के अन्य क्षेत्र में अलग अलग राजा महाराजाओं का शासन काल था। उसमें एक विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर, एक हरियर और एक बुक्का। तो हरियर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, तो उसने अपने पिता के नाम पर एक राजवंश संगम राजवंश की स्थापना की। उसी विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का अधिकार दिया था और इस प्रकार पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग कोची में बनाया था। प्रथम दुर्ग कहाँ बनाया था, कोची में। इसका सही आंसर हो जाएगा कोची। चलिए 23 नंबर, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किया। तो समुद्र में प्रथम व्यापारी केंद्र किसने स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों में कौन प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत कौन था, अल्मीरा था। अल्मीरा ने ही एक नीति लाया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली। यानी पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित किया गया था, वो जगह है हुगली। हुगली को याद रखिएगा। अगला 25 नंबर, पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कहता है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। सही है, सबसे पहले पांडिचेरी पर अधिकार यूरोप देशों में से पुर्तगाल ने किया था, ये बात सही है। अगला है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांस है। हाँ, दूसरा यूरोपीय शक्ति यानी फ्रांसीसी थे। पहली बार पुर्तगाल ने पांडिचेरी पर कब्जा किया, दूसरी बार फ्रांसीसी ने पांडिचेरी पर कब्जा किया और अंग्रेज कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये तीनों सही है, इस पर का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली को
बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाने का काम किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ए। अगला 27 का, निम्नलिखित में कौन कोलकाता का संस्थापक था? कोलकाता के संस्थापक की बात करें तो कोलकाता का संस्थापक जॉब चौधरी। चार्ल्स आयर की बात करें तो विलियम फोर्ट का शासक था चार्ल्स आयर। जबकि गेराल्ड अंगियार की बात करें, बॉम्बे का संस्थापक गेराल्ड अंगियार को कहा जाता। बॉम्बे का संस्थापक किसे कहा जाता? गेराल्ड अंगियार को। तो हमसे पूछा जा गया अभी वर्तमान समय में नहीं कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो जॉब चौधरी का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है डच, यानी संयुक्त पूंजी का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था डचों ने। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रही की जगह पर आप सही कर लीजिएगा। देखिए ए नंबर क्वेश्चन में कहता है आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। देखिए आधुनिक कोचीन जो केरल में जो कोचीन है वो भारत की स्वतंत्रता भारत की आज़ादी तक डचों के अधीन था। नहीं, डच की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था और 1602 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डच के बीच बेदरा का युद्ध हुआ और बेदरा के युद्ध से डचों का भारत में पतन हो गया और इसके आज़ादी तक तो कोई नामो निशान नहीं था। यानी 1759 में ही बुरा बिस्तर समेट के भारत को छोड़ दिया गया। तो इस पर आधुनिक कोचीन का भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था? नहीं, कहीं से दूर दूर तक नहीं था। तो हमसे सही पूछा गया तो गलत है, तो ये नहीं होगा, हमको सही चुना। डचों पुर्तगालियों को पराजित किया, डच पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण। हाँ ये सही है, डच ने क्या किया? पुर्तगाल को हराकर और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो फोर्ट विलियम के संस्थापक चार्ल्स आयर हैं। तो इस प्रकार 20 सही है, बाकी गलती है। चलिए 30 नंबर पर आ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल रही? सफल होने के पीछे कारण क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शक्तिशाली और सफल बनी? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था। पहला सही बात है, उस समय तक भारत में राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं हुआ था, राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था, राष्ट्रीय भावना की कमी था, ये भी एक कारण था। अगला है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। अगला सी नंबर, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता है। हाँ ये भी सही है, उस समय भारतीय सैनिक को राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप से कोई अच्छा वेतन देता था, उसके सेवा में लग जाता था। यानी इस चारों के तीनों कारण रहे अंग्रेजी कंपनी के सफल होने के पीछे। अगला है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया था? इसका हो जाएगा लिविन कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? यानी जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, उस समय भारत में शासक कौन था? जान लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और अकबर की बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी था और इसी दौरान 1600 ईस्वी आता और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में उस समय कौन सा बादशाह था? अकबर। किसका शासनकाल था? अकबर। तो हमसे पूछा जाता है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, यानी फैक्ट्री स्थापित किया? देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला फैक्ट्री खोला था। 1608 ईस्वी में कहाँ खोला था? तो सूरत में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री खोला था और जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर का शासनकाल की बात करें, जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी है। इसी दौरान 1608 आता और 1608 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में व्यापारिक कारखाना खोला। चलिए
तो हमसे पूछा जाता है किस मुगल साम्राज्य के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला है 34 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में। कब? 1608 ईस्वी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कहा जाता है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? मतलब कहने का मतलब हुआ कौन सा यूरोपीय देश सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया? तो सर्वप्रथम सूरत में स्थापित किया था अंग्रेज के द्वारा 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय जाता। जबकि फ्रांसीसी भी ने इसका देखा देखी 1668 ईस्वी में जाकर सूरत में ही व्यापारिक कंपनी फैक्ट्री खोला। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ ही था 1664 में, और जिसके 4 साल के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में ही अपना पहला फैक्ट्री खोला था। इस प्रकार हम कह सकते हैं सर्वप्रथम किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेज। तो याद रखिएगा अंग्रेज। अगला 37 नंबर, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक व्यापारिक स्थान को अनुमति मिली? देखिए 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? वो जगह सूरत। वो जगह कौन है? सूरत। चलिए अगला 38 नंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ था? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंट था सूरत में। इसको याद रखिएगा। अगला है 39 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे प्राप्त किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसने बॉम्बे पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से। चलिए 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, यानी भारत से बाहर कर दिया गया था? तो वो था अंग्रेज सर जॉन चाइल्ड। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन को किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 1746 से लेकर 1748 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, और प्रथम कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। तो इस पर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। चलिए कर्नाटक युद्ध किन किन के मतलब, यानी कहने का मतलब कर्नाटक के युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो कर्नाटक के युद्ध हम बता दिए, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा। तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ही लड़ा गया। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। आप क्वेश्चन 1 में क्या करता? प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया, और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापला की संधि के साथ हुआ। एला सापा की संधि था। चलिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ। अब है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कोई निर्णय नहीं लिखना, ये हो जाएगा सी नंबर और निर्णय। प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। तो इस प्रकार 1 का हो जाएगा आपको
1 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 2, यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 यानी सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजा के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो डुप्ले। डुप्ले की बात करें तो डुप्ले भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया था। डुप्ले, इसको याद रखिएगा। चलिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगा? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था और 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। 46 नंबर में कहता फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था और लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयास से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। क्यों? तो लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन लुई 14वां के मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयास से हुआ था, जिस कारण भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए इसमें सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में यूरोपीय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई नो डाउट है पूछेगा, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन उल्टा के देखिए। यूरोपीय कंपनी, भारत में यूरोपीय के आगमन से क्वेश्चन पूछा गया है और जितना हम करवा रहे हैं उतना कर लीजिए ना, उससे बाहर क्वेश्चन न है। तो तुम घुमा फिरा के पूछेगा तो ये आगे यहीं पटकेगा, बस इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में डच की बात करें तो डचों ने सर्वप्रथम अपना बंगाल में कारखाना चिनसुरा में स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी ढक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा, क्यों? फ्रांसीसी की बात करें, ढक्कन में असफल रहा। असफल होने के कारण क्या था? तो असफल होने के कारण था अंग्रेजों के पास फौज शक्तिशाली, यानी अंग्रेजों का जो सेना था काफ़ी फ्रांसीसियों के मुकाबले मजबूत था। यही कारण हुआ कि फ्रांसीसी ने अपना दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 50 नंबर। कहता निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। देखिए कौन कब प्रवेश किया इसके बारे में हमको जानना। देखिए सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच ने प्रवेश किया 1602 ईस्वी में और उसके बाद प्रवेश किया 1600 ईस्वी में अंग्रेज और उसके बाद प्रवेश किया 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी। देखिए यहाँ पर 1600 भले ई कंपनी की स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में, लेकिन भारत नहीं आया था। इसका स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में और 1602 ईस्वी में भारत आया था। तो इस प्रकार पहले बोलता है कौन भारत आया, तो पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया। तो यहाँ कन्फ्यूज मत कीजिएगा। उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। इस प्रकार हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 कौन नंबर हो जाएगा? बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, सही उत्तर करना, मिलान करना। चलिए देखिए मिलान करते हैं। पांडिचेरी, पांडिचेरी की बात करें, पुर्तगालों ने पांडिचेरी पर अधिकार किया था और गोवा पर नहीं, सॉरी देख लीजिए गलती। देखिए गोवा पर अधिकार करने का सबसे पहले श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको? पुर्तगालियों को। और फ्रेंच डच की बात करें तो डच ने मद्रास को, सद्रास लिखा इसको मद्रास करें, मो कर लीजिएगा मद्रास। और डेनिश ने ट्रावनकोर पर और फ्रेंच ने पांडिचेरी पर किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी 1 नंबर, यानी ए नंबर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो सोरा अफीम यूरोपवासी को
बिहार से प्राप्त होता। उस समय कहाँ से प्राप्त हो रहा था सबसे अधिक? बिहार से। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? देखिए कहता है व्यापार करने के लिए भारत में सबसे अंत में कौन आया? तो सबसे अंत में ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो फ्रांसीसियों ने 1664 ईस्वी में भारत आया। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल 1498 ईस्वी में। इंग्लैंड कब आया था? 1600 ईस्वी में। डच 1602 ईस्वी में। लेकिन बात करें फ्रांसीसियों से लास्ट में आया था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो स्वीडिश नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार फ्रांसीसी हो जाएगा। सबसे अंत में कौन आया? फ्रांसीसी। चलिए निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डा स्थापित किया? डच की बात करें तो नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरचूर, आगरा, इस सभी जगह पर अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया। उसके बाद देखिए और क्षेत्र है कोची, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जगह डचों ने अपना व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए एक नंबर में करता है मिड के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो अंग्रेज की बात का देन है। अंग्रेज की बात करें, अंग्रेज का इसमें से कोनो देन है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की बात करें, ये भारत में पुर्तगाल का देन है। युद्ध में चलती फिरती तोपों, ये भी पुर्तगाल का देन है, अंग्रेज का कुछ भी नहीं देन है। तो इसका सही आंसर होगा कोई भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये बात कहने का काम, ये टिप्पणी कहने का काम जी.बी. मैकाले के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चलिए मिलान करना है। देखिए कंपनी कब, कौन सी कंपनी की स्थापना हुआ, इसको याद रखना। हमारी परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, परीक्षा में पूछ दिया था, वनडे एग्जाम में पूछ दिया था कौन कंपनी का स्थापना कब हुआ। चलिए याद रखने का प्रयास करें। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ, सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602, सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664। तो इस प्रकार 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इस प्रकार मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे की ओर बताएं, इसको याद रख लीजिएगा। डाटा है आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम में डाटा पूछा जाता है। आपको जितना अधिक से अधिक डाटा याद है तो समझिए आप कंपटीशन के लायक हैं, आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं। हमारे एग्जाम में डाटा पूछा जाता है, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में ये डाटा याद है तो आप परीक्षा में बेहतर करके आइएगा, नहीं याद है तो बेहतर नहीं कर पाएगा। तो परीक्षा में आपसे अधिक से अधिक डाटा पूछा जाता है, इसलिए हमको डाटा पर फोकस करना, याद रखना। चलिए हो जाएगा, धीरे धीरे मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, धर पाइए में साथ बने रहिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय, कौन से कंपनी का मुख्यालय नगर कौन सा था उसको देखना है। चलिए पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा था, सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। एक मुख्यालय है, एक कारखाना है, तो सर्वप्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर मुख्यालय नगर पूछा, मुख्यालय अलग क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मुख्यालय नगर पांडिचेरी को बनाया। ठीक, इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यानी बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? यानी मध्यकाल में भारत में कौन सा यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे? इनमें से सब की बात करें तो पुर्तगाल भी आया था मध्यकाल में, डच भी आया था, फ्रेंच भी आया था, स्वीडिश भी आया था, ब्रिटिश भी आया था, डेनिश भी आया था, फ्रेंटोर्स आया था। यानी सबों ने मध्यकाल में यानी 15वीं शताब्दी ईस्वी में आने का ही काम भारत में किए थे। यानी ये सभी यूरोप देश हैं और सभी यूरोप देश भारत मध्यकाल में आने का काम किए थे। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी उपयोग में से सभी। तो याद रखिएगा। आगे है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो हमसे पूछा जाता किसने गोवा पर अधिकार किया। हम गोवा की बात किया जाए तो भारत में
दूसरा गवर्नर जनरल, पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया था अल्बुकर। अल्बुकर 1509 ईस्वी में भारत का दूसरा गवर्नर बनकर आया था। उसने ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा के क्षेत्र को छीन लिया और गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस पर पूछा जाता वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो फ्रांसिस्को अल्बुकर, अल्फांसो दी अल्बुकर। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से नहीं तो पूछेगा कि गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510। कौन किया था? अल्फांसो दी अल्बुकर। ये याद रखना, आपको ये डाटा याद रखना है, ये डाटा आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अधिक से अधिक डाटा याद रखना। चलिए, डाटा पर कमांड रखना। चलिए, कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। यहाँ रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड का खेल है। अगर थोड़ा सा वर्ड अगर सही से नहीं पड़ेगा तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ होगा। एक जगह लिखल देगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। ये गवर्नर कौन था इधर छोड़ दीजिए, इधर इसको मत देखिए। गवर्नर कौन था अगर ये लिखा रहता तो हम मारते आंसर रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बात किया जाए यहाँ पर गवर्नर जनरल है। अगर पूछ दे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, जनरल की वजह से यहाँ हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। बस थोड़ा सा वर्ड का खेल है, वर्ड पर आपका मान रखना। तो डाटा आपको याद रखना, कैसे आपको डाटा याद रखना। ठीक, आगे चलिए। यहाँ पर हम बता दिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, एक दो बार क्वेश्चन देखिएगा। हम पढ़ा दिए, उसके बाद कुछ पढ़ाने के बाद वीडियो रोक के डाटा और जो लिखाते हैं, कुछ लिखाते हैं, बोलते हैं, उसको लिख लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन सेट ऑन मारिएगा, प्रैक्टिस और कीजिएगा, उसमें सब आ जाएगा। तो एक नज़र देखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, और बोले थे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपका सिलेबस पूरा कवर हो रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। कुछ एक आध को चल भी जाएगा, वो अपवाद है, जीके है। चलिए, 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो कौन सा यूरोपीय देश था जिसने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार किया? तो पुर्तगाल, ताकि पुर्तगाल सर्वप्रथम भारत आया था 1498 में, उसी ने व्यापार को फैलाया। तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। चलिए, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डी गामा जब 17 मई 1498 से भारत में आया था, सर्वप्रथम केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, आपको याद रखना होगा, यही डाटा, छोटा छोटा डाटा, यही सब डाटा हमें एग्जाम में पूछा जाता है, वन डे एग्जाम में। देखिएगा, बस एक बार सही से आप अवलोकन कर लीजिए, आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं तो उसे देने का 50 क्वेश्चन देते खत्म, लेकिन नहीं, क्वेश्चन ही बहुत है, यानी 200-300 क्वेश्चन है। घबराइएगा नहीं। अगर ज़्यादा देखेंगे आप लोग घबरा रहे हैं तो क्वेश्चन को टोकित कर लेंगे, क्वेश्चन को छाड़ देंगे। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, बार बार एक एक क्वेश्चन को दे, कुछ क्वेश्चन को बस वर्ड का गेमिंग करके, यानी वर्ड को घुमा के दिए हैं, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। देखिए, जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज मिलने आया था। पहला अंग्रेज सम्राट था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के आगरा दरबार में मिलने के लिए आया था। तो कैप्टन हॉकिंस तो दिया नहीं है, तो हम कैप्टन हॉकिंस को टिक नहीं करेंगे। लेकिन वह अंग्रेज जिसने सम्राट अकबर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो 2 मिला था, जिसमें कैप्टन हॉकिंस नहीं है। अगला है सर थॉमस रे। सर थॉमस रे की बात करें, सर थॉमस रे 1615 ईस्वी में जहांगीर के अजमेर दरबार में आकर भेंट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर थॉमस रे। और कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम व्यक्ति था, कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस ने ही जहांगीर को एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम क्या है, थोड़ा आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, तो हम अगला वीडियो में बताएंगे। चलिए, 65 नंबर, कहता है गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेश मूलतः किया गया था। किसके द्वारा गोवा, दमन और द्वीप पर उपनिवेश किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा।
चलिए अगला क्वेश्चन, अल्बुकर ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? देखिए क्वेश्चन आया ना, तो अब थोड़ा सा खाली चेंज है, बस डाटा पर फोकस रखना। उससे पहले आता गोवा को कौन छीना, उसके बाद आया गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना, गोवा पर कब तक अधिकार था। बस क्वेश्चन इर्द गिर्द जितना भी है सबको समेट लिए है, जिससे आपसे एक भी क्वेश्चन है भारत में यूरोप के आगमन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। बस जितना करवा है कर जाइए। चलिए क्वेश्चन कहता है अल्बुकर ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? तो अल्बुकर की बात करें तो अल्बुकर भारत का शासक बन के आया था 1509 ईस्वी में, और 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, यानी बीजापुर के सुल्तान से। चलिए कहता तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? जान लीजिए 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, और तीनों कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ी गई थी? अंग्रेज और फ्रांस के बीच, अंग्रेज और फ्रांस के बीच, नो डाउट। देखिए अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। जैसे हम तीनों कर्नाटक युद्ध कब कब लड़ा गया हम डेट बता दिए, तो इसको आप लिख लेना है, वीडियो को रोक के लिख लेना है, थोड़ा सा क्रिएटिव बने, थोड़ा सा हैंड राइट कीजिए, मतलब हाथ के द्वारा लिखिए कुछ कुछ नोट को, जिससे आपको आसान हो। चलिए आप उसे समझदार हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, आपको खुद समझ होगा, हमको ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पढ़ाएंगे, सिर्फ हम पढ़ाने पर फोकस करेंगे। चलिए कहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि पेरिस की संधि से हुआ। अगर पूछता प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुआ था? एला सापला की संधि की तरफ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछा, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि की तरफ। चलिए पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पुर्तगाल जो व्यापारिक कंपनी था भारत में आने का सर्वप्रथम उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था व्यापारों पर, अन्य मसालों पर व्यापार करना, काली मिर्च अन्य मसालों पर व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ये मुख्य लक्ष्य था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब 69 क्वेश्चन होगा, 68 तक हो गया। चलिए अगला है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? फिर क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है? कुछ नहीं है, अगर पीछे बढ़िया से देखेंगे, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना। देखिए सर्वप्रथम भारत को खोजने वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को निकला, और 1498 ईस्वी निकला तो कहाँ पहुँचा? केरल के कालीकट बंदर का। वहाँ के राजा कौन थे? जेमोरिन। जेमोरिन ने ही भव्य स्वागत किया, तो आंसर हो जाएगा कालीकट के राजा जेमोरिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट के राजा जेमोरिन। चलिए अगला 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? देख लीजिए। देखिए औरंगजेब जब शासक था तब तक मुगल बादशाह ठीक ठाक स्थिति में था। जब औरंगजेब का निधन हो जाता है तो उसके बाद कोई योग मुगल बादशाह नहीं बनता, तो उसमें से एक फ्रक्सियर था। फ्रक्सियर की बात करें, फ्रक्सियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 तक था। इसी दौरान 1717 ईस्वी में फ्रक्सियर ने क्या किया? कंपनियों को भारत में व्यापार करने का खुली छूट दे दिया, फरमान जारी कर दिया, और यही खुली छूट अंग्रेजों के लिए मैग्ना काटा साबित हो गया। तो पूछा जाता है तो किसने भारत में विशेषाधिकार प्रदान कर फरमान जारी किया? तो फ्रक्सियर। चलिए ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवा में से किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक कला का विकास किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ था? तो इसके पुर्तगाल के आगमन के फलस्वरूप ये विकास हुआ था। देखिए किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित? जैसे हम पीछे क्वेश्चन पूछे थे, किसने जहांगीर यानी कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को कौन सी उपाधि दी? आ गया। तो कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के आगरा दरबार में 1608 ईस्वी में आया था, तो 1608 ईस्वी में जब हॉकिंस
मेरे जहांगीर को, तो जहांगीर को उसने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो जहांगीर को खान की उपाधि किसने दिया? हॉकिंस। क्वेश्चन आ गया, चलिए ध्यान में रखिएगा। कहता निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो था कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दीवानी प्रदान की। एक फरोख्तियन ने व्यापारिक छूट दिया और ये दीवानी प्रदान की थी। चलिए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मुंबई। मुंबई में सबसे बड़ा नगर है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। अब तो मुंबई रहा है, अब बम्बई हो गया। चलिए, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता? देखिए, भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को, और भारत में आलू का, तंबाकू का, प्रिंटिंग प्रेस का, जहाज निर्माण, ये सारा श्रेय पुर्तगाल के आने से भारत में विकास हुआ। तो इसका याद रखिए पुर्तगालियों। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित सही कालानुक्रम कौन सा है? ध्यान रखिएगा। देखिए, अंबुर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध की बात करें, अंबुर का युद्ध। उसके बाद है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध की बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था। उसी दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, और अंग्रेज की तरफ से सर आयाटकुड लड़ा था और फ्रांसी की तरफ से काली लड़ा था, कौन? काली। और फ्रांस का हार हुआ था और अंग्रेज का जीत हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764। इस प्रकार हम कह सकते हैं पहले हुआ था अंबुर का युद्ध 1749, उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली मुद्रा मशीन की स्थापना की, अभी तो बता दें, यानी प्रिंटिंग प्रेस। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके आने से हुआ? पुर्तगालियों के। आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। तो आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन दिख रहा होगा, उतना भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनी के कारखाना होते थे। यूरोपीय व्यापारी के कारखाना कैसे होते थे? भंडारणगिरी एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते हैं, यानी उसमें भंडार भी करते थे और उत्पादन दोनों का काम करता है। चलिए 80 नंबर। पुर्तगालियों उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? देखिए, पुर्तगालियों ने जब गोवा, दमन और दीव पर अधिकार कर लिया, गोवा पर तो 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया गया, और 1510 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा। लेकिन भारत की सरकार ने, पुर्तगालियों की सरकार ने, जब दोनों के बीच झड़प हुई, हिंसा हुई, लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, तो पुर्तगालियों ने जब जाने लगा, भारत को छोड़कर जाने लगा, तो सारा बस्ती जिस क्षेत्र पर अधिकार किए थे वो सब बस्ती भारत सरकार को सौंप कर चले गए, और भारत सरकार को 1961 ईस्वी में गोवा को सौंप दिए, और 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत को भारतीय गणराज्य में विलय कब किया गया? तो 1961 में। लेकिन गोवा को 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार गोवा भारत का 25वां राज्य बना। देखिए, आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, आगे क्लास कल देखेंगे। आप सबों का धन्यवाद। आप लोगों को इसी तरह बनाइए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आवे तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सबों का धन्यवाद।